जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 67। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 पार्टनरशिप का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और चैप्टर 13 के साथ ही पार्टनरशिप का टॉपिक पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 के लास्ट केस स्टडीज़ और इनके एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद कुछ टाइम बचेगा तो उसमें हमारा टेस्ट 8 की डिस्कशन अभी होने वाली है। टेस्ट 8 को भी आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। टेस्ट 8 बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था जिसमें टारगेट हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट टेस्ट हो सके, तो इसीलिए वो एमसीक्यूज़ बेस्ड था। पहले 13 अच्छा, पूरे पार्टनरशिप में क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले पूरी पार्टनरशिप में किसी भी कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। शाबाश, नहीं पूछना जी आप जी ना है आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। चलिए फिर क्वेश्चन 38। Rahil, Samina and Umair have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CS students in Peshawar। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ। उसने पार्टनरशिप बिजनेस की नेचर भी हमें बताई। क्या नेचर ऑफ बिजनेस हमारे लिए रेलिवेंट होती है पार्टनरशिप में? किस कंसेप्ट के लिए? एक कंपीटिंग बिजनेस के लिए, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। शाबाश। और ट्रेडिंग बिजनेस। शाबाश। हम ये देखते हैं कि क्यों ट्रेडिंग बिजनेस में क्या खास बात होती है या खास बात नहीं होती? ट्रेडिंग बिजनेस में इम्प्लॉयड पावर टू बारो मनी होती है हाँ जी, और सर्विस सेक्टर में नहीं होती। शाबाश। इन द अबव पार्टनरशिप बिजनेस assume Umair is a minor who has been admitted to the benefits of the partnership with the consent of Rahil and Samina। उमैर माइनर है, बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट से वो एडमिट हुआ। Under the provisions of partnership act list the rights and disabilities of Umair before attaining majority। राइट्स क्या है, डिसेबिलिटीज क्या है? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स क्या हैं जी मेरे भाई? राइट्स क्या हैं? पहला राइट उसका राइट है ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर राइट है टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डेजोल्यूशन, और फिर तीसरा राइट है टू रिसीव अकाउंट स्टेटमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो आखिरी दो राइट्स है ना, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी वाला और अकाउंट स्टेटमेंट वाला, ये सिर्फ डेजोल्यूशन पे है। और जो प्रॉफिट का राइट है कि प्रॉफिट शेयर होगा, ये कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप में। डिसेबिलिटीज क्या है इसके? कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर। शाबाश। और कैन नॉट एक्सेस बुक्स और सीक्रेट बुक्स, cannot sue for dissolution of firm unless he disconnect himself from firm। शाबाश। और काफी है। चलिए 38 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्या जितने मार्क्स है उस लिहाज से हमारा आंसर सफिशिएंट है? आगे चलते हैं फिर। 39। मासूम, राहुल एंड नाइला आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म। In 2016, they borrowed rupees 500,000 from Ishtiyaq for purchasing a shop in Multan. Loan was agreed to be repaid in 2 years' time. However, due to financial crisis, the loan could not be repaid in time. For the purpose of settling the loan, Ishtiyaq has offered Naila to admit his 17-year-old son Munir to the partnership business. Under the provisions of Partnership Act 1930, discuss whether Munir can be admitted to the partnership business. State Munir's rights and liabilities if he is so admitted। अच्छा, उसने पूछा है क्या वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है? हाँ, हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्ट, लेकिन एज पार्टनर नहीं। ठीक है, वो पार्टनर नहीं। मुनीर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, हाउएवर ही कैन बी एडमिटेड एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फुल फ्लेज पार्टनर के तौर पे एडमिट नहीं हो सकता, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स के तौर पे आ सकता है पार्टनरशिप। ये क्लियर हो गया? अच्छा, वैसे इसमें एक और कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। आपने नोट किया होगा इश्तियाक ने ऑफर किया सिर्फ नाइला को, तो हम इसमें एक पॉइंट एडिशनल ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं कि अगर वो एडमिट होगा ना एज माइन, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा, विद द कंसेंट ऑफ सिंगल पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है जी। State Munir's rights and liabilities if he so admitted। राइट्स तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े। क्या राइट्स है? क्या राइट्स है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, अकाउंट स्टेटमेंट। अब लाइबिलिटीज क्या है?
he is liable for the debts up to his amount, his share of property, but he is not personally liable. दो बातें लिखनी है. पहली बात, पर्सनली लायबल नहीं है. दूसरा, फिर किस हद तक लायबल है? अपने शेयर तक, जो कि उसका फर्म में है. क्लियर? अच्छा, इसमें डिसेबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन लिखनी है कि नहीं, अहम क्वेश्चन. सो इसके बताइए, इसमें डिसेबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शन लिखनी है कि नहीं? राइट्स पूछा, लायबिलिटीज पूछा, रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटीज नहीं लिखनी, क्योंकि पूछा ही नहीं है. ठीक है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके फिर ही आंसर करना है ना, कि नॉर्मली जो पूछा करता है एग्जाम में भी वही फिट कर देना है. नहीं हो सकता है नॉर्मली जो पूछा करता है एग्जाम में वो ना पूछे, कुछ और पूछ ले. तो रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके आंसर लेगा. 40 मुशर्रफ एंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप विद ए माइनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ करजाई. इज दिस ए वैलिड पार्टनरशिप? क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. लेकिन उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होना जरूरी है. माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट करवाने के लिए पार्टनरशिप होना जरूरी है. यहाँ पे सिर्फ मुशर्रफ भाई हैं. क्या ये कर सकते हैं? ये अकेले बंदे के साथ माइनर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? माइनर, क्योंकि पार्टनरशिप ही नहीं है. माइनर को एडमिट करवाने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होना चाहिए. हाँ जी, ये मुशर्रफ प्लस मोदी अगर पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग होती फिर करजई को उसमें ऐड किया जा सकता था. अभी नहीं किया जा, क्यों नहीं किया जा सकता? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है ही नहीं ये चीज. दिस इज नॉट वैलिड पार्टनरशिप. आगे चलें जी. 41 Selina, a minor, was admitted to the benefits of a firm consisting of Angelina, Jennifer and Julia, 3 adult partners. अच्छा, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं. यहाँ पे माइनर को एडमिट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना. Within 6 months after attaining majority, Selina gives public notice. Within 6 months public notice देना होता है ना. That she has become a regular partner. क्या फैसला किया? रेगुलर पार्टनर बनना है. बट जूलिया एंड जेनिफर रिफ्यूजेस टू टेक हर. जूनियर जेनिफर ने कहा फारग है, कोई चक्कर नहीं, कोई पार्टनर नहीं बनाना, भाग जाए. आर जूलिया एंड जेनिफर जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू टेक सेलिना एज पार्टनर? लॉ कहता है जिस वक्त इसको माइनर के तौर पे एडमिट किया जा रहा था ना, उस वक्त सारे पार्टनर की कंसेंट ली गई थी. अगर कोई इतराज था ना तो उस वक्त बोलना था. कोई इतराज था तो किस वक्त बोलना था? जब माइनर को एडमिट किया जा रहा था बेनिफिट्स में. अब जब माइनर 18 इयर्स का हो जाएगा तो ये उसका फैसला है पार्टनर बनना है कि नहीं बनना. ये बाकी पार्टनर का फैसला नहीं है. फिर से, जब माइनर 18 इयर्स का हो जाए जो एडमिटेड बेनिफिट्स था, तो ये फैसला किसने करना है कि उसे पार्टनर बनना है कि नहीं? उस माइनर ने या बाकी पार्टनर ने? माइनर ने. बाकी पार्टनर से रजामंदी ली जाएगी? नहीं. क्यों नहीं ली जाएगी? उनसे रजामंदी उस वक्त ली गई थी जब माइनर के तौर पे एडमिट किया था. तो अब ये जस्टिफाइड नहीं है जूलिया और जेनिफर. 42 रुस्तम, महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन ए फर्म. वली वांट्स टू एडमिट हिज 16-year-old son रागिब एज ए न्यू पार्टनर. Under the provisions of Partnership Act 1932, can Ragib be admitted to the partnership business? एडमिट हो सकता है रागिब? क्या एडमिट हो सकता है? पहले ये बता देना है कि एडमिट किस हैसियत के तौर पे हो सकता है. माइनर पार्टनर के तौर पे नहीं हो सकता, किस हैसियत के तौर पे? एडमिटेड इनटू बेनिफिशियल पार्टनर. फिर अगली बात करेंगे कि एडमिट करना है तो सारे पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है, अकेला पार्टनर नहीं कर सकता. स्टेट द राइट्स, भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो पहले भी अभी डिस्कस हुआ है. स्टेट द राइट्स, लायबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ रागिब इफ ही इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. 3 चीजें मजीद पूछ ली उसने. राइट्स पूछ ली है, लायबिलिटी पूछ ली, लिमिटेशन. राइट्स मैं बता देता हूँ, 3 राइट्स हैं. शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, अकाउंट स्टेटमेंट रेजोल्यूशन के वक्त. लायबिलिटी भी मैं बता देता हूँ. पर्सनली लायबल नहीं है, जितना उसका शेयर है उस हद तक लायबल है. अब आपने बताना है लिमिटेशंस क्या है.
कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनर, कैन नॉट sue for dissolution of firm unless he disconnect, cannot access books other than accounts। तीन ही है, उधर तो 4-5 नहीं थी, 3 ही लिखी है पक्का, यही 3 लिखी है। चले बस ठीक है, चले ये लंबी चौड़ी केस स्टडी। ये आई कैप के पास पेपर की भी है। वसीम, अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर है। सलमान डाइड इन ए प्लेन क्रैश। वसीम एंड अहमद एग्री टू एडमिट सलमान माइनर सन, माइनर को अंडरलाइन करना है, नोमान टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कर सकते हैं बिल्कुल, तो कंसल्ट किया या दोनों ने, वसीम एंड अहमद, बाकी रह यही गए थे। सलमान थोड़ी कंसल्ट देगा अब कि उससे भी कंसल्ट लेनी है, क्यों नहीं लेनी सलमान से? हाँ जी बिल्कुल, वो स्वर्गवासी हो चुका है, उससे कंसल्ट नहीं लेनी। नुमान टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। नुमान अटेन्ड मेजॉरिटी ऑन 6 जून 2016। He became aware of the fact that he had been admitted to the bench of partnership on 16 जुलाई 2016। भाई ये अजीब मामला है, वो 18 साल का हुआ, एज ऑफ मेजॉरिटी किसी और डेट पे, पता उसे कुछ किसी और डेट पे चला, पता पहले से ही नहीं चल जाता? जरूरी तो नहीं है ना, शाबाश, जरूरी तो नहीं कि पहले से ही पता हो सकता है बाद में पता हो सकता है बाद में पता चले। मूवीज में भी ऐसे होता है ना, वो जब वो 20 साल का हो जाता है हीरो, फिर उसे पता चलता है कि उसके वालिदैन तो असल कोई और है, कभी कभी ऐसे होता है ना, तो पहले थोड़ी पता। तो तलाश कब से शुरू करनी है उसने? जब 18 साल का हो जाएगा तब से, जब उसे पता चलेगा, विच एवर इज लेटर। फिर यहाँ पे आगे, बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म एज ए पार्टनर, ही प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम। ला उसे टाइम देता भी है, ला उसे कहता है सोच लो, 6 महीने के सोचने का टाइम इसलिए दिया भाई, पूरा हिसाब किताब लगाओ, क्योंकि जब तुम यस करोगे ना तो यस तुम्हारी लायबिलिटी उस डेट से नहीं होगी जिस डेट को तुमने यस किया है, बल्कि लायबिलिटी किस डेट से होगी? जिस दिन से बेनिफिट्स में शामिल हुआ ये चीज। इसीलिए ला ने टाइम दिया, कितना टाइम दिया? 6 महीने का। अब वो सोच रहा है, लेकिन सोचते सोचते अचानक एक दिन क्या हुआ? ऑन 10 जनवरी 2017 का दिन था। फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू फायर इन वन ऑफ इट्स फैक्ट्री। फैक्ट्री में आग लगी, धमाका हुआ, सब कुछ जल गया, तबाह बर्बाद। वसीम एंड अहमद इन्फॉर्म्ड नुमान दैट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस हिज एंटायर कैपिटल हैज बीन वाइप्ड ऑफ। वाइप्ड ऑफ क्या होता है? उड़ गया, मिट गया, नामो निशान मिट गया, वाइप्ड ऑफ, खत्म हो गया। And he is required to contribute ₹100,000 to enable the firm to settle his liabilities। और कहा भाई घर से कहीं से भी हो 1 लाख रुपया मजीद लेके आओ। अच्छा, अब ये 1 लाख अंडर द प्रीमियम पार्टनरशिप एक्ट 9 एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर नुमान वुड बी रिगार्डेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। पहले ये बताना है कि पार्टनर है कि नहीं, फिर आल्सो स्टेट हिज लायबिलिटी टुवर्ड द लॉसेस, और लायबिलिटीज भी बतानी है। अच्छा, पहले ये बताना है पार्टनर है कि नहीं, इसलिए कि जो अगली बात है ना कि लायबिलिटी अराइज हुई कि नहीं हुई तो कितनी, ये इस पे डिपेंड करती है कि पार्टनर है कि नहीं। तो हमारा पहला डिसीजन क्या होगा? पार्टनर है कि नहीं। तो अभी जरा देखते हैं। अच्छा, ये जो वेटिंग टाइम 6 महीने है, इसमें इसका स्टेटस क्या होता है? इसका मतलब है अगर तो 6 महीने का टाइम गुजर चुका है फिर तो वो पार्टनर बन गया। वो कौन सी एग्जाम्पल थी? पार्टनर बाय स्टॉपल की एग्जाम्पल में था ये कि 6 महीने तक इंतजार करेंगे, 6 महीने में अगर साइलेंट रहता पार्टनर बन जाएगा। कहाँ बड़ा था? कुछ नहीं याद ये पार्टनर बाय स्टॉपल की एग्जांपल देखे। अभी पार्टनर बाय स्टॉपल की एग्जांपल देखे, उसमें कोई 6 महीने वाली बात की थी उसने? लिखा हुआ हाँ, अगर नोटिस नहीं देता तो। अब सारी कहानी खड़ी है एक फैक्ट के ऊपर, क्या कि 6 महीने गुजरे या नहीं गुजरे। आइए भी गिनते हैं, अभी हिसाब किताब लगाते हैं। 16 जुलाई को वो एडमिट हुआ था, चले ये, और ही बिकेम अवेयर। अच्छा, एज ऑफ मेजॉरिटी 6 जून, पता चला उसे 16 जुलाई को, तो 6 महीने कब से गिनने हैं? 6 जून या 16 जुलाई? 16 जुलाई से। अब 16 जुलाई से 16 जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15
15 जनवरी की शाम जैसे ही सूरज गुरूब हुआ पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो 16 तारीख का सूरज तुलू हुआ तो इसकी हैसियत क्या थी? पार्टनर की। शाबाश। अब ये आग कब लगी? 10 जनवरी। तो 6 महीने हो गए कि नहीं? नहीं हुए, तो इसका स्टेटस क्या है? माइनर। पर्सनली लायबल नहीं। कैपिटल इसका सारा उड़ गया, कैपिटल सारा उड़ गया, लेकिन पर्सनली घर से लायबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे केस स्टडी खत्म हो जाती है, लेकिन इसको चाहिए एक काम फौरी तौर पे करे। एक काम, क्या काम है? पार्टनर ना होने का ऐलान। भाईजान प्राइस नहीं हटी है कोई बैठा, चले कोई बात नहीं। पार्टनर ना होने का, क्योंकि अगर इसने अभी भी ऐलान ना किया और 6 महीने गुजर गए तो ये लायबल। अब फिर इस तबाही का भी जिम्मेदार होगा कि नहीं? होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी लायबिलिटी जब वो अनाउंस करता है तब नहीं, जब एडमिट होता है तब से होती है। तो इसे क्या चाहिए? पार्टनर ना होने का ऐलान कर दे। बहरहाल जहां तक उसने ICAP ने केस स्टडी पूछी हम वहां तक बता रहे हैं कि वो चूंकि अभी 6 महीने पूरे नहीं गुजरे, उसका स्टेटस एज माइनर है, इसलिए जो फर्म में शेयर था उस हद तक तो लायबल है, वो उड़ गया, ठीक उड़ा। लेकिन जो फर्दर कह रहे हैं 1 लाख घर से लेके आना है, माइनर 1 लाख के लिए पर्सनली लायबल नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी है अप टू शेयर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म। 43 में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 44, A, B and C partners of a firm admitted D a minor to the benefits of the firm। सही किया कि गलत किया? सही किया। D attained majority on 6 मार्च 2007। He became aware of the fact that he had been admitted to the benefits of firm on 16 अगस्त 2007। 16 अगस्त को उसे पता चला कि मैं एडमिट, तो 6 मार्च के 16 अगस्त से 6 महीने, 16 अगस्त से 6 महीने का टाइम शुरू। ठीक है, अब 6 महीने के अंदर उसने फैसला, अगर पहले फैसला कर ले तो जो फैसला करेगा उसके साथ वही सलूक किया जाएगा। अगर 6 महीने तक फैसला नहीं किया तो उसके साथ पार्टनर वाला सलूक किया जाएगा। 6 महीने तक, 6 महीने से पहले पहले अगर कोई फैसला कर ले तो जो फैसला करेगा वो सलूक किया जाएगा। और अगर 6 महीने तक साइलेंट रहता है तो 6 महीने तक माइनर का सलूक किया जाएगा उसके साथ, 6 महीने के बाद पार्टनर वाला सलूक किया जाएगा उसके साथ। आगे चलें जी। Being undecided about the situation, he preferred to wait for some time before announcing his decision about joining the firm। उसने कहा कुछ थोड़ा सोच लेते हैं। 27 फरवरी 2008 फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट। अनफोर्सीन इवेंट हुआ जिसकी वजह से फर्म को हैवी लॉसेस इनकर करना पड़े। A, B and C informed D died on account of such losses. His capital in the firm has been reduced by 40%. Discuss the rights and liabilities of D in the above situation। अच्छा, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है क्या? कि कोई भी हमें ये डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है कि वो पार्टनर बना है कि नहीं बना। क्यों? दोनों सूरतों में जो उसका कैपिटल है वो तो लायबल है, चाहे वो माइनर हो चाहे पार्टनर हो, जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो तो लायबल है। लेकिन फिर भी उसने डेट्स दी है ना हमसे, तो वो हमसे चाहता है कि हम इन डेट्स के ऊपर कमेंट करें। ना करिए आज चाय भी बनती है। चाय क्यों बनती है आज? हाँ, तू तो लेट आया, तू लेट है, लेट है, लेट है। भाईजान चाय का ऑर्डर हो चुका है आपके आने से पहले। बिस्किट लाए हैं हमारे लिए? चले तो चले वापस आते हैं। अब डेट्स की बेस पे डिसाइड करना है हमने पार्टनर है कि नहीं है। अच्छा, कौन सी डेट से 6 महीने शुरू होंगे? 16 अगस्त, विच एवर इज लेटर थी। 16 अगस्त से अब गिनना शुरू करते हैं। अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 फरवरी की डेट निकलती है। 15 फरवरी की शाम सूरज गुरूब होगा तो वो माइनर है, लेकिन 16 तारीख का सूरज तुलू होगा तो वो पार्टनर है। डेट याद रखिएगा, कौन सी डेट? 16 फरवरी। 16 फरवरी। अब ये वकुआ कब हुआ? 27 फरवरी। शाबाश।
तो क्या 27 फरवरी को अगर वो स्टिल साइलेंट है उसे पार्टनर एज्यूम किया जाएगा? बिल्कुल। क्यों एज्यूम किया जाएगा? 6 महीने गुजर चुके हैं। शाबाश। ठीक है, तो वो पर्सनली लायबल है फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। कब से? सिंस ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है राइट्स बताओ और लायबिलिटीज बताओ। राइट्स क्या है इसके? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये इसके कंप्लीट राइट्स हैं। अब ये हम लिखेंगे कि ये फुल पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर बन चुका है और इसका राइट है प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का, प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का, वगैरह वगैरह। लायबिलिटीज के ऊपर नहीं, अब कैन बी, अब वो नहीं लिखना कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, भूल के भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? अब वो पार्टनर बन चुका है। अब पार्टनर के राइट्स लिखें बाकायदा, ठीक है, 2-3 राइट्स लिख दें। लिस्ट तो बहुत लंबी है, ठीक है। इन दी, अच्छा सॉरी, वो कह रहा है इन दी अबव सिचुएशन, इन दी यानी सिर्फ इस वकूए की हद तक इसके राइट्स और लायबिलिटीज बताने हैं, वो जनरल नहीं बताने। वकूए की हद तक क्या इसके राइट्स है? अगर वो अपने शेयर से ज्यादा पे करता है इसके, तो वो दूसरों से रिइंबर्स करवा सकता है। लायबिलिटी क्या होंगी इसकी? पर्सनली लायबल है। तो क्या इसका जो कैपिटल रिड्यूस हुआ वो ठीक हुआ? बिल्कुल सही। क्लियर? लेकिन इसमें आपने कमेंट किसके ऊपर करना है? सबसे पहले डेट्स के ऊपर ये डिसाइड करना है पहले उसे कि ये पार्टनर अभी बन गया, इसका स्टेटस क्या है एज ऑन टुडे, इसका स्टेटस पहले डिसाइड करेंगे, फिर इसके बाद राइट्स और लायबिलिटीज की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट राइट्स और लायबिलिटीज की तरफ नहीं जाना। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एमसीक्यूज। एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू व्हाट? सबमिट ए बिजनेस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को रेफर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी में था। विड्रॉ ए सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सूट भी विड्रॉ नहीं कर सकता। ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी और उसकी रिस्ट्रिक्शन याद कर लीजिए। रिस्ट्रिक्शन खास तौर पे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और इन पे केस स्टडी भी बना सकता है, ठीक है, ज्यादा चांस रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन का है ये रिस्ट्रिक्शन में से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव। Second, firm is liable to make good the loss of third party if one of the partners acting within his parent authority misapplies the money or property received from a third party. क्या पार्टनर लायबल है कोई? अगर एक पार्टनर पैसों को मिसयूज करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है, फर्म लायबल है क्या? One of the partner misapplies the money or property received from a third party by the firm in the course of its business while it is in custody of the firm. क्या लायबल है? अच्छा, अब इन दोनों में ए और बी में क्या फर्क है ये बताइए। शाबाश। ए और बी में क्या फर्क है ये बताना है। हाथ उठा के, हाथ उठा के, शाबाश शाबाश, हाथ उठा के। पहले ये भाई थे, फिर दूसरे नंबर पे ये भाई। पहले वाले में क्या है? डायरेक्ट पार्टनर ने पैसे वसूल किए हैं थर्ड पार्टी से, और बी में क्या है? शाबाश, पैसे फर्म वसूल कर चुके थे, फर्म की कस्टडी में थे और वहां से पार्टनर ने उठाए, यानी कि फर्म के दराज में से पैसे निकाले। शाबाश। तो ये दोनों सूरतों में फर्म लायबल है, बिल्कुल है। सी, बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, लॉस और इंजरीज कास्ट टू एनी थर्ड पार्टी। रॉन्गफुल एक्ट क्या लायबल है फर्म? बिल्कुल लायबल है रॉन्गफुल एक्ट के लिए। आपको एग्जांपल बताई थी ना, कस्टमर ने कहा कोई और पैकिंग चाहिए, पार्टनर ने किसी और पैकेट में भिजवा दिए। कस्टमर ने कहा था 15 kg की पैकिंग चाहिए मुझे, वह 10 kg के भिजवा दिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सारी सिचुएशन में फर्म लायबल है, डी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड, अमाद एंड फराज are partners in a cloth trading business. Cloth trading business. In the presence of Faraz, his friend Ghalib boasted that he is also a partner in the business. In front of Harun a customer. Harun एक customer बैठा था और सामने पार्टनर बैठा था फराज।
फराज का था एक दोस्त, उसका नाम था गालिब। फराज में और गालिब में बचपन की दोस्ती थी, ठीक है। तो जब असल में पार्टनर तो था फराज, गालिब ने यूं ही हारून के सामने कह दिया मैं भी पार्टनर हूं। हारून कौन है? कस्टमर। एक पार्टनर ये सुन रहा था, फराज पार्टनर है ना, फराज सुन, लेकिन फराज कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या है कि अब गालिब पार्टनर बाय स्टॉपेल बन गया। असल में गालिब पार्टनर नहीं है, पार्टनर बाय स्टॉपेल क्यों बन गया? क्योंकि उसने बोला, उसने कहा मैं पार्टनर हूं और फराज साइलेंट रहा। अच्छा मुझे बताइए, अगर फराज कहता गालिब पार्टनर है मेरा और गालिब साइलेंट रहता, क्या फिर भी गालिब पार्टनर बाय स्टॉपेल बन जाता? बिल्कुल बन जाता। बताया था ना, ये पार्टनर बाय स्टॉपेल दो धारी तलवार है, याद है ना। रिप्रेजेंटेशन इधर से भी जाती है उधर से भी आती है। अगर कोई बंदा रिजेक्ट कर दे तो फिर पार्टनर बाय स्टॉपेल नहीं बनेगा, लेकिन अगर साइलेंट रहे पार्टनर बाय, तो यहाँ पे क्या गालिब पार्टनर बाय स्टॉपेल बन गया? चलिए जी आगे देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आया। हारून ने खुद कुछ नहीं किया। हारून gave this information to Ismail and on this belief Ismail supplied cloth on credit to the firm. हारून ने इस्माइल को बताया, ए इस्माइल भाई तुझे पता है गालिब भी पार्टनर है इधर। इस्माइल ने कहा अच्छा मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पहले पता था, गालिब भी पार्टनर है, चलो ये तो फर्म बहुत अच्छी। कौन सी है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो काम करती है, अप्लाई होती है, क्या इनडायरेक्ट भी अप्लाई होती है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी अप्लाई होती है, यस होती है। तो अब हारून ने इस्माइल को इंफॉर्मेशन दी, इस्माइल ने फर्म को कहा कैन इस्माइल मेक गालिब लायबल फॉर अनपेड अमाउंट इन दिस ट्रांजैक्शन? यस बिल्कुल लायबल। अच्छा अब देखिए यस दो हैं, डिसीजन दोनों में करेक्ट है, तो हमने क्या सेलेक्ट करना है? जिसकी बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक है। आपको पता है ना आई कैप अक्सर ऐसी ऑप्शन देता है जिसमें डिसीजन दोनों ऑप्शन में ठीक होता है, लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन एक में ठीक होता है एक में गलत। हमने किसको सेलेक्ट करना है? इसका मतलब डिसीजन भी ठीक होना चाहिए, बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक होनी चाहिए। तो कौन सी बेसिस? यस एज इस्माइल गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन फेथ ऑफ गालिब्स रिप्रेजेंटेशन, या यस एज गालिब डिड इट इंटेंशनली टू डिसीव अदर? नहीं, बी ऑप्शन, उसने इंटेंशनली नहीं किया बल्कि रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करते हुए लोन दिया गया, क्रेडिट दिया गया, इसीलिए गालिब लायबल है। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये अच्छा क्वेश्चन था। 4. हामिद एंड इस्माइल आर पार्टनर्स एंड वर्क एज लीगल एडवाइजर. Jahangir, an old client of theirs, gave a sum of money to Hamid while he was in the firm's premises. उसने हामिद को पैसे दिए, जहांगीर ने, for investment in some good security. For investment in good security, अंडरलाइन करें, ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। फर्म का काम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी होता है, लॉयर्स का काम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी होता है, वो तो ब्रोकर का काम होता है। अगर ब्रोकर कहते हैं फिर हम कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। गलती किसकी है? गलती जिसने पैसे दिए हैं उसकी है। वो फर्म से रिकवर अब नहीं करवा सकता, हाँ पार्टनर से करवा सकता है बिल्कुल। अब वो और पार्टनर का डायरेक्ट डीलिंग है, फर्म उसमें लायबल नहीं है। with which Hamid misappropriated without knowledge of Ismail. Jahangir filed a suit against a firm for recovery of his money. Can Jahangir succeed? नहीं, no, as this transaction is not in the ordinary course of legal advisors. B option correct है जी। Clear? कोई problem? 5. Select the false statement. गलत वाली statement select करनी है, सही वाली नहीं। कौन सी वाली? गलत। On the death of partner, his heir becomes a partner. गलत, ये पहली भी गलत। बाकी भी देख लेते हैं सही है क्या गलत। सही है तो क्यों सही? Minor partner has no right to see secret books of the partnership. Yes, सही बात है। उसे माइनर पार्टनर की बजाय माइनर वर्ड यूज करना। बहरहाल चलें, सेंस समझ गए ना आप? क्वेश्चन को क्वेश्चन तो नहीं ना करना होता हमने, पता ना आपको इस चीज का। क्वेश्चन को आंसर करना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना। तो ठीक है, उसने टर्म यूज कर ली, हम कहते हैं ठीक है, ठीक है। सीक्रेट बुक्स की नहीं होती एक्सेस माइनर के पास, ये बुक्स की बात कर रहा है। बुक्स अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है माइनर, बुक्स और अकाउंट्स में फर्क बताया था ना।
A partner has no authority to submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. सही कह रहा है, arbitration को submit करने की authority नहीं है. Partner has no authority to enter into partnership with other firm on behalf of the firm. ये भी restriction में शामिल था, ये भी authority नहीं. तो correct option क्या बनी हमारी? A option. 6. Partner is only an agent of the firm, only principal to other partners, an agent as well as principal. ये है ऑप्शन ठीक, सी. एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. नेक्स्ट 7. चलिए ये भी थोड़ा सा निस्बतन लेंथी क्वेश्चन है. मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म. By an agreement they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of rupees 50,000 without the consent of other partners. वैसे तो किसी भी पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है, वो गुड्स जो सेल कर सकता है, बाय भी कर सकता है. क्या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? कर दिया रिस्ट्रिक्ट उन्होंने. किस पे रिस्ट्रिक्ट किया? 50,000 पे. Owing to sudden slump in the market, the prices crashed. One partner sold all the stock worth rupees 500,000 without consulting other partners. Is the partner liable for this breach of partnership agreement? क्यों liable नहीं है? इमरजेंसी. अच्छा अब ये देखें, अब सी और डी दोनों में नॉट लायबल लिखा है, डिसीजन दोनों में ठीक है. अब एज के बाद बेसिस ऑफ डिसीजन देखने के, बिकॉज ही इज एक्टिंग इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस, या ही हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी टू डू सो. एक्सप्रेस अथॉरिटी तो उसकी कोई नहीं है, वो फर्म को लॉस से बचाने के लिए ही एक्ट कर रहा था. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनी? सी. 8. फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. जॉइंटली का मतलब लहदा, सेवरली का मतलब लहदा. पता है ना जॉइंटली का मतलब क्या है? हाँ, कोई भी पार्टनर लायबल होगा. सेवरली का मतलब क्या है? मुकम्मल तौर पे, फुल अमाउंट के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बनी बी. 9. ए माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द फर्म? नो. कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल व्हेन ही इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप? नो, पर्सनल लायबल नहीं होता. कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल. कैन नॉट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत है. कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ फर्म विद द कंसेंट, यस ये स्टेटमेंट ठीक है. कैन बी एडमिटेड, डी ऑप्शन करेक्ट. 10. A minor admitted to the benefits of firm towards third party. He is personally liable. He is liable for half of the loss. He is liable only up to his share in the firm. Yeah, he has no liability. Liable up to the share of the firm. C option correct. Clear? Next. 11. Mr. A, Mr. B and Mr. C are partners in an installment sales business. Mr. A asked one of the customer to deposit a security worth rupees 100,000 in order to purchase goods on installments. Ordinary course of business है कि नहीं? उसने कहा इंस्टॉलमेंट्स में खरीदनी है चीजें तो 1 लाख डिपॉजिट करवाएं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं? है. अच्छा चले ठीक है. Subsequently, Mr. A misappropriated the security and absconded. उसने misappropriate किया, fraud किया और भाग गया, फरार हो गया. Who will be liable to customer for such loss? अच्छा यहाँ पे एक काम करें, C और D के आगे लिख लें. Mr. A is liable only to compensate the loss, आगे लिखे to third party. D के आगे भी लिख ले एंड पे to third party. जी C और D दोनों के एंड पे लिख लीजिए to third party. अब बताइए Mr. A and Mr. B will be liable to compensate the loss. No one is, क्या सिर्फ Mr. A और Mr. B liable होंगे? थर्ड पार्टी सारे लायबल होते हैं. C भी. No one is liable to compensate the loss. ऐसा तो नहीं ना, थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करे कोई भी लायबल. Mr. A is liable only to compensate the loss to third party. थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना है तो सारे पार्टनर, यानी ऑल द पार्टनर आर लायबल टू कंपनसेट द लॉस टू थर्ड पार्टी. डी ऑप्शन ठीक है.
हाँ, मिस्टर ए अकेला लायबल कब होगा? फर्म को, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी और है और लाइबिलिटी विद इन द फर्म और है। थर्ड पार्टी के हवाले से सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, क्योंकि एक पार्टनर का एक्ट इज इक्वल टू फर्म का एक्ट, पढ़ा था ना? तो सारे पार्टनर लायबल है, लेकिन विद इन द फर्म होल लॉस शैल बी बोर्न बाय फॉल्टी पार्टनर। याद है कि नहीं? तो ये इसमें बड़ी अहम चीज है, ये डिसाइड करना कि ये थर्ड पार्टी को कंपनसेट करने की बात हो रही है या विद इन दी फर्म कंपनसेट करने की बात हो रही है। क्लियर? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी ऑप्शन हुई। शाबाश, मेरे भाई को चाय मिली है? किधर है? शाबाश, दिखा। लेट आया था ना, तो इसको आधा कप मिलना चाहिए, नहीं? या बाकी भी भूल जाएगा। विद इन देखें, तीन पार्टनर हैं, बाहर के बंदे के साथ एक पार्टनर ने फ्रॉड किया, क्या थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना है? कौन करेगा? फॉल्टी पार्टनर के कोई भी? सारे पार्टनर लायबल हैं कि सिर्फ फॉल्टी पार्टनर लायबल है? थर्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए सारे पार्टनर लायबल है। यहां पे उसने ये पूछा। अब अगला कंसेप्ट जो मैंने बताया वो ये कि फर्ज कीजिए ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए फ्रॉड करके भागा, क्या थर्ड पार्टी बी और सी के खिलाफ एक्शन ले सकती है? बी और सी में से किसने पैसे अदा कर दिए? अब हाँ, स्टेप 2, अब आगे, अब विद इन दी फर्म, अब बी के साथ भी तो ज्यादती हुई, उसने सारे पैसे अदा करने पड़े, उसका क्या कसूर था? उसने थोड़ी फ्रॉड की, तो बी ए से निकलवा सकता है। ठीक है, अब विद इन दी फर्म ए लायबल होगा बी को, यानी थर्ड पार्टी को लायबल है फर्म और विद इन दी फर्म ए लायबल होगा सारा लॉस बियर करने के लिए। नेक्स्ट, ये एजेंट वाले में भी यही कंसेप्ट था ना कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, थर्ड पार्टी को पता नहीं है, तो प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन फिर विद इन द एजेंसी एजेंट कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को, फुल लॉस उसे बेयर करना पड़ेगा। क्लियर जी? 11 12 रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड इज बाइंडिंग ऑन थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड। क्या पार्टनरशिप डीड में कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है पार्टनर पे? ये लेकिन कब बाइंडिंग होगी? व्हेन सच रिस्ट्रिक्शन आर वैलिड और अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सच रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इंपोज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, या सच रिस्ट्रिक्शन आर इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी। इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी, डी ऑप्शन करेक्ट। 12 का पार्ट डी। 13 मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी, जो कि सप्लायर है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बताया? विद इन द हियरिंग ऑफ मिस्टर सी पार्टनर that he Mr. A is a partner in the partnership firm of Mr. C. A ने C सुन रहा था, A ने कहा मैं भी पार्टनर हूं, B का सप्लायर था। करेक्टर समझ आ रहे हैं आपको? C पार्टनर है, A उसका दोस्त है, B सप्लायर है। A ने सप्लायर को कहा ए मैं तो C का पार्टनर हूं, मैं सी का भी कहने का, अच्छा फिर क्या किया? मिस्टर सी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए, सी ने इतराज नहीं किया। पार्टनर बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट आ गया कि नहीं? आ गया, शाबाश। लेटर मिस्टर बी सप्लाई सर्टेन गुड्स टू मिस्टर ए हु प्रिटेंड्स टू एक्ट एज पार्टनर विद मिस्टर सी। बाद में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को चीजें सप्लाई की। अब ये दूसरी धार है, पहले उसने फर्म को की थी और पूछा था गालिब लायबल है कि नहीं। अब उसने सी को सप्लाई की है, किसको किया? हाँ, ए को सप्लाई की है और पूछ रहा है सी लायबल है कि नहीं। फर्क आ रहा है आपको? दोनों तरफों से अप्लाई होता है। मिस्टर सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे द प्राइस, नहीं पेबल, मिस्टर सी विल बी लायबल टू पे द प्राइस, सी ऑप्शन करेक्ट। क्यों? रीजन क्या है? पार्टनर बाय एस्टॉपल, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर जी? 14
attaining majority, the minor partner has to decide within 6 months whether he shall continue the firm or leave it. 6 महीने का टाइम है उसके बाद डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टनर में कंटिन्यू करे या छोड़ दे, छोड़ दे. Where such minor elects to become a partner, अगर माइनर डिसाइड करता है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, he will be personally liable. कब डेट से? When he attained majority, when he gave public notice, since the date of admission to the benefits of the firm. सी ऑप्शन बताया था ना आपको. अच्छा एक एडिशनल कंसेप्ट और बताइए, अगर माइनर नहीं कोई और पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, वो कब से लायबल होगा? वो भी सारे हाँ पार्टनर्स. ठीक है, वो फर्म के जितने भी उसकी जन्म भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं जब पैदा होती है फर्म, उसके जन्म से लेके आज तक जितने भी डेट्स होंगे पार्टनर सबके लिए लायबल होता है. माइनर को नहीं लाने छोड़ा तो मेजर पार्टनर को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा. माइनर को प्रीवियस डेट्स के लिए लायबल कर दिया तो मेजर को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा. नहीं 7 पुश्तों तक नहीं, जब से फर्म बनी है तब तक बस. 15, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी. 15, अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी द पार्टनर में नॉट एम्प्लॉय सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. कर सकता है ना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में. प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी ये भी कर सकता है. बाय मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है. ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं कर सकता. ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है. हाँ कब कर सकता है? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि कर सकता हो? जब पार्टनर इजाजत दे दे. और कब ये ऊपर वाले काम भी नहीं कर सकता? याद है ना कंसेप्ट क्या था? ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये रिस्ट्रिक्शन. ऐसे भी हो सकते हैं. शाबाश शाबाश. चलिए 15 के साथ ही हमारे ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट. हाँ चाय पीते रहे, चाय पीते रहे. इसके बाद चूंकि हमारे पास अभी टाइम है लेक्चर में, तो नेक्स्ट हम टेस्ट हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, बिस्किट क्यों नहीं आए हैं आपके भाईजान? बिस्किट नहीं आए इनके. बिस्किट आधा पैकेट तो नहीं था इनका. चले आ रहे हैं कोई बात नहीं. टेस्ट 7 हमारा डिस्कस हो गया था ना. टेस्ट 8 चलिए, नजर आ रहा है आपको? पढ़ा जा रहा है? शाबाश. वरना ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया, आपको ग्रुप में मिल गया होगा. A contract between 2 or more persons who are competent to do a lawful business and to divide the profits and bear the losses in the agreed proportions is. इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, जिसमें बिजनेस हो, प्रॉफिट शेयर हो रहे हो, लॉसेस शेयर हो रहे हो, बिजनेस. करेक्ट ऑप्शन हुई सी. सेकंड, देयर मस्ट बी एट लीस्ट कितने? 2 पर्सन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप. शाबाश. डी. और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? और बैंकिंग बिजनेस हो तो 10. शाबाश. हाँ क्या? हाँ जी, प्रोफेशनल बिजनेस हो तो 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं. और प्रोफेशनल की एग्जांपल क्या थी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, लॉयर. और कौन प्रोफेशनल की एग्जांपल में नहीं फॉल करते? MBAs. नहीं प्रोफेशनल में कोई लिमिट नहीं है. पार्टनरशिप मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, चैरिटेबल पर्पस, बैंकिंग बिजनेस ओनली, नन ऑफ द अबव. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. ठीक है, इसके लिए कैरी ऑन होनी चाहिए. चैरिटेबल पर्पस वो तो पार्टनरशिप होगी नहीं. डेफिनेशन में लिखा हुआ था फॉर प्रॉफिट. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉसेस उसने दोनों वर्ड यूज कर लीजिए. अगर मैं आपसे कहूं इनमें से कोई एक लफ्ज यूज करना होता तो आप कौन सा सेलेक्ट करते? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है. लॉसेस भी शेयर करने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई हाँ जी प्रॉफिट लॉस में शेयर ना भी करे पार्टनर तो भी वो वैलिड है. इसको क्या कहते हैं ऐसे पार्टनर को?
पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, शाबाश। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई थर्ड में? ए। 4, ए पार्टनरशिप डज नॉट अराइज विद एन एग्रीमेंट, मेयर स्टेटस, अ फ्यू कॉम्पिटेंट पर्सन। मेयर स्टेटस, सिर्फ स्टेटस से, सिर्फ इनहेरिटेंस से पार्टनरशिप राइज नहीं होती। 4 का करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। 5, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 देयर शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी पार्टनर्स? 20 पार्टनर्स। 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। 6, any trading partnership which has more than 20 partners, the business is considered lawful या unlawful? इलीगल बिजनेस समझा जाता है। इलीगल का मतलब ये नहीं है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इलीगल का ये मतलब है उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, पार्टनरशिप है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप तो 20 तक होती है, और कंपनी भी नहीं है क्योंकि उसने कंपनी फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। पार्टनरशिप है ना कंपनी, तो फिर क्या है? इलीगल। इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म तो एक्सेप्शन है ना, वो तो 20 से ज्यादा हो सकती हैं। उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में 20 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, वो तो एक्सेप्शन है, वो इलीगल नहीं है भैया। अगर कोई प्रोफेशनल फर्म नहीं है उसमें पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो जाए, वो इलीगल है। और बैंकिंग के लिए 10, द पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डन by all the partners, or any of the partners acting for all? आपको याद है केस स्टडी जिसमें सिर्फ एक पार्टनर एक्टिव होता था? हाँ, हो सकता है एक पार्टनर। तो इसमें 7 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 8, एवरी पार्टनर बाय हिज एक्ट्स बाइंड्स द ऑल अदर्स या डज नॉट बाइंड ऑल अदर्स? बाइंड्स ओनली एक्टिव पार्टनर्स, बाइंड ऑल द पार्टनर। शाबाश, करेक्ट क्या हुई? ए ऑप्शन करेक्ट। 9, ए पर्सन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल मे बिकम पार्टनर या कैन नॉट बिकम, या कैन बिकम पार्टनर विद क्वेश्चन? मे बिकम पार्टनर। कैपिटल के बगैर पार्टनर बन सकता है? नॉमिनल पार्टनर। शाबाश, याद आ गया मुझे भी, नॉमिनल पार्टनर। 9 का करेक्ट ऑप्शन है। 10, a partner who takes part in the management of firm is called sleeping, nominal या active? Active. 11, a notice to the general public about his retirement from firm is necessary to be delivered by active part. sleeping partner के लिए जरूरी तो नहीं है, वो लोगों को पता ही नहीं पार्टनर है भी कि नहीं, फर्म को नोटिस देना जरूरी है, जाहिर है। 12, a partner who is not known to outside world is called sleeping partner. लेकिन वो साइलेंट पार्टनर भी तो एक होता है, वो नॉन होता है क्योंकि बिजनेस में मौजूद होता है, लेकिन उसके मुंह पे पट्टी बंदी होती है, वो बोल नहीं सकता। दुकान पे, हाँ, दुकान के सामने कुर्सी लगा के बैठ जाता है जो है शाम को, ठीक है, और गपशप आने वालों के साथ, कस्टमर के साथ गपशप लगाता है, उसे इसी काम के लिए रखा होता है। तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन लोगों को पता होता है कि वो कौन है? साइलेंट। लेकिन यहां पे किसकी बात कर रहा है? स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्ट जो थर्ड पार्टी को नहीं पता, वो स्लीपिंग पार्टनर। ए ऑप्शन करेक्ट। फिर ए स्लीपिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म इज लायबल टू क्रेडिटर, नॉट लायबल टू क्रेडिटर, ओनली लिमिटेड टू हिज कैपिटल। लायबल, चाहे स्लीपिंग है चाहे घर बैठा है, लेकिन वो भी लायबल है। और क्या फर्म के मशवरों में कभी कभार अगर डिस्प्यूट, देखिए एक चीज होती है कि पूछा नहीं जाता, एक चीज होती है बाय ऑप्शन कोई पार्टिसिपेट ना करे, एक होती है बाय लॉ ने उसे इजाजत ना दी हो। मुझे बताइए, अगर एक्टिव पार्टनर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए जो मेजोरिटी की बेस पे डिसाइड करना होता है, तो उसमें क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन फैसले करने में इसका वोट गिना जाएगा। जैसे ये बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर डिस्प्यूट राइज हो जाए कि फर्म ने किस सप्लायर किस कस्टमर के साथ डील करनी है, तो उतना वोट कास्ट करेगा। बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, मैनेजमेंट में फेयर नहीं करेगा, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में वोट देगा। हाँ, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, हाँ बिल्कुल,
वो नॉर्मली नहीं करता, करना चाहे तो कर भी सकता है, वो कहे भाई आज से मैं भी एक्टिव पार्टनर बनना है, कर ले। लेकिन नॉर्मली स्लीपिंग पार्टनर फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। कहां थे हम? 13। स्लीपिंग पार्टनर नहीं, ये था स्लीपिंग पार्टनर ऑफ द फर्म इज लायबल लाइक ऑल अदर पार्टनर, ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 स्लीपिंग पार्टनर इज आल्सो नोन एज डोरमेंट पार्टनर, डी। नेक्स्ट 15 a partner who does not invest himself nor takes part in the management of the business but allows his name to be used in the business is not nominal partnership. 16 a nominal partner is responsible to outsiders, B option correct. 17 if no provision is made in the agreement regarding duration of partnership it is called particular partnership or partnership at will? At will, shabash. 18 if a partnership was formed for a particular task and it continues after that then it is वो पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी जब तक वो टास्क पूरा नहीं हुआ, जब वो टास्क पूरा हो गया स्टिल कंटिन्यू करते पार्टनरशिप एट विल, सी। 19 a partnership which is formed for particular business of temporary nature is called particular partnership, D option. Question 20 a particular partnership after completion of the purpose or a particular period may or may not dissolve, शाबाश। कंटिन्यू भी कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकते हैं उसको, कंटिन्यू करेंगे तो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। स्पेसिफिक पार्टनरशिप कोई नहीं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, लॉ पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताता है हमें या पार्टनरशिप एट विल। स्पेसिफिक या जनरल ये अल्फाज लॉ के नहीं है, आप जनरल मीनिंग में इनको यूज कर सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक पार्टनरशिप कह लें, लॉ के अल्फाज नहीं। लॉ के अल्फाज क्या हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल, और एग्जाम में लॉ के वर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछेगा। 21 if a firm has been established for banker business the number of partners should not exceed from 10. 22 Sohail and Fida purchased a yacht, renovated it and sold it to Qasim for rupees 10 million. They shared the proceeds equally. Both Sohail and Fida are co-owners. क्योंकि अगर वो क्यों co-owner है? क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बिजनेस होता और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात होती तो फिर ये तो, लेकिन जब कभी किसी भी केस स्टडी में वो रेवेन्यू शेयर कर रहे हो, याद है इससे पहले भी हमने कुछ ऐसी केस स्टडीज की थी जिनमें बज़ाहिर लगता था कि बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एंड पे वो रेवेन्यू की शेयरिंग कर रहे होते थे, तो हम उन्हें क्या कहते थे? को-ओनर्स। ए ऑप्शन करेक्ट। 23 अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, करेक्ट। गुडविल ऑफ द बिजनेस इज रिगार्डेड एज पार्टनरशिप ऑफ एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी ठीक है। गुडविल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप की डेफिनेशन में तीसरा पॉइंट यही लिखा हुआ था, गुडविल, ये भी ठीक है। सी नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ये गलत है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स सही है। और डी डोरमेंट पार्टनर हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, हाँ बिल्कुल, डोरमेंट पार्टनर का भी हर पार्टनर का राइट है, वो नहीं इंस्पेक्ट करता तो अलग बात है, लेकिन हर पार्टनर का राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है। चलिए मेरा ख्याल है टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 23 कल इंशाल्लाह आगे फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।